गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए मैं और मेरा दोस्त आर्यन पिछले 5 महीनों से इंतजार कर रहे थे। आज शाम को हम टोक्यो के लिए निकलने वाले हैं। आर्यन ने 1 साल पहले एक फैसला बनाया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है। 1 साल पहले वो काफी अनहैप्पी था। वो एक फुल टाइम जॉब करता था और खुद के काम के रूटीन में इतना फंसने की वजह से वो दिन में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था। फिर उसने दिन में 1 घंटा वर्कआउट करने का डिसीजन लिया और उसको जिम से इतना प्यार हो गया कि कुछ महीने पहले उसने एक फिजिक कंपटीशन में हिस्सा लेने का डिसीजन लिया जो टोक्यो में होने वाली है एग्जैक्टली 2 दिनों में। अब आप सोच रहे होंगे भाई वापस जापान क्यों? मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आने वाले 3 सालों में हर साल जापान जाने वाला हूँ। अगर आपको दुनिया घूमने का मौका मिलेगा ना, तो इंडिया के बाहर आपको एक ऐसी सिटी मिल जाएगी जिससे आपको प्यार हो जाएगा और ये जो जगह है ये आपके लिए एक सेकंड होम जैसे बन जाएगी। टोक्यो मेरे लिए वो शहर है एंड मैं सेकंड होम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुणे, मैं जिस सिटी में पिछले 24 सालों से रहता हूँ, वो मेरे लिए इतनी ज्यादा स्पेशल है कि टोक्यो उसे कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ये भी एक रीजन है कि ट्रैवलिंग खत्म होने के बाद हमेशा आखिरी दिन पे घर आने की जो फीलिंग है वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज होम विल ऑलवेज बी होम। और आप जिस शहर में बचपन से बड़े हुए हो उस शहर को कभी कोई दूसरा शहर रिप्लेस नहीं कर सकता। पर आप जैसे जैसे ट्रैवल करोगे, जैसे आपका होराइजन एक्सपैंड होते जाएगा, वैसे आपको एक सिटी मिलने वाली है और आप उस सिटी को ढूंढ नहीं सकते। इट विल जस्ट कम टू यू। वो आपको अपने दिल में महसूस होगा। और ये मैं आई डोंट थिंक आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ, मैं मोस्टली इसे ब्लर करूंगा। पर मेरे पास जापान का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीसा होने की वजह से मुझे वीसा का भी कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता। तो 2023 में ये वीसा इशू हो गया था और 2028 तक हम फ्लाइट टिकट बुक करके टोक्यो जा सकते हैं। और टोक्यो इतनी ज्यादा स्पेशल जगह होने की वजह से, चाइल्डहुड के कुछ साल वहां पे गुजरने की वजह से, आई विल कीप गोइंग बैक। अगर आप भी इन द नियर फ्यूचर जापान जाने वाले हो तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए ये होगी कि अगर पॉसिबल है तो एक ट्रैकिंग बैग कैरी करो रादर देन अ सूटकेस। जब मैं पहली बार जापान गया था, याद है मैंने वो ब्लू कलर की बड़ी सूटकेस कैरी की थी, तो वो मेरे साइड से एक गलती इसीलिए थी क्योंकि जापान में एयरपोर्ट से लेके होटल तक आपको मोस्ट लाइकली 2 या 3 ट्रेन बदलने पड़ेंगे। ट्रेन स्टेशन में भारी बैग कैरी करनी पड़ेगी और एयरपोर्ट तक बात ठीक है क्योंकि एयरपोर्ट से जो ट्रेन निकलते हैं वो एयरपोर्ट रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं। उनमें एक सेपरेट हैवी लगेज का कंपार्टमेंट होता है। पर जब आप अगले स्टेशन पे उतर के एक ट्रेन बदलोगे तो उसके बाद वाले सारे ट्रेन लोकल ट्रेन होते हैं। और अगर आप ऑफिस टाइम पे या रश आवर्स में टोक्यो पहुंचते हो तो आपको एक बहुत कंजेस्टेड ट्रेन में एक बहुत भारी बल्कि सूटकेस कैरी करनी पड़ेगी। तो वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। इसीलिए अपने दूसरे जापान ट्रिप से लेके मैंने फिगर आउट किया कि यार ट्रिप लंबी है, मुझे चेक इन बैग लेके तो जानी है, तो सूटकेस की जगह अगर मैं एक 70 लीटर ट्रैकिंग बैकपैक लेके जाऊंगा जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें मेरे सारे कपड़े फिट होंगे, तो ये कितना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ट्रैकिंग बैग्स का एडवांटेज ये है कि हम एक बैग को ऐसे पीछे लटका सकते हैं और जो लैपटॉप बैग है वो आगे लटका सकते हैं। इससे हाथ भी फ्री होते हैं, एक हाथ से बड़ी बल्कि सूटकेस भी कैरी नहीं करनी पड़ती। तो इस बार के जापान ट्रिप की स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली सेम होगी। ये इन टोटल 10 दिनों की ट्रिप होने वाली है, जहां पर 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में ऐसे लगेगा। तो बचे हुए 8 दिनों के लिए यहाँ पर 7-8 टी शर्ट्स पैक किया है, 7-8 अंडरवेयर पैक किया है और एक पैंट पैक किया है, काम चल जाता है। और ये जो कपड़े होंगे ये मैं आज एयरपोर्ट पे पहनूंगा। एक बहुत ही ढीला ढीला व्हाइट कलर का टी शर्ट जिससे एकदम स्लीपर बिल्ड वाली फील आएगी, एक पैंट, और क्योंकि प्लेन में बहुत ठंडी होती है एक हुडी, ऑल सेट। ऑल्सो एक क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार की जापान ट्रिप थोड़ी सी अलग होने वाली है। सोलो इन जापान के जो 2 सीजन हमने बनाए वो बहुत ज्यादा फास्ट पेस थे और उनमें मेरा गोल और मेरा पर्सपेक्टिव दोनों थोड़ा सा अलग था। मुझे जापान को जितने क्विक और कंडेंस तरीके में मैं दिखा सकता हूँ वैसे दिखाना था, इसीलिए बोलते वक्त बहुत ज्यादा फास्ट कट्स थे, बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस थे, बहुत ज्यादा सिनेमैटिक सीक्वेंसेस थे, क्योंकि उस ट्रिप में मुझे बातें कम और दिखाना ज्यादा, ऐसे जापान को डॉक्यूमेंट करना था। पर वो मैंने 2 बार ऑलरेडी किया है, इसीलिए इस बार के सारे जापान व्लॉग्स डेली जरूर आएंगे, पर वो थोड़े से ज्यादा स्लो पेस्ड होंगे और थोड़े से ज्यादा डिटेल्ड होंगे। अगर आपने सोलो इन जापान सीजन 1 का फिनाले एपिसोड देखा, जब मैंने ओसाका का एक स्लो पेस्ड 25 मिनट का व्लॉग बनाया था, आने वाली जो सीरीज होगी
वो उससे काफी सिमिलर दिखेगी। उससे आपको रॉ फील आएगा कि आप भी मेरे साथ एक्चुअली जापान घूम रहे हो। थोड़ा सा लेड बैक होगा, थोड़ा सा चिल होगा। मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी पुराने व्यूअर को लग रहा है कि ये एग्जैक्टली सोलो इन जापान जैसे ही होने वाला है, तो आप शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले लोग अभी निकल सकते हो। ट्रैवलिंग हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि निकलने के दिन पे चेस्ट आ गया है। ये दिन और ये वर्कआउट मैं अच्छे से मैक्सिमाइज करने वाला हूँ। कल फ्लाइट की वजह से और ट्रैवल की वजह से एक रेस्ट डे आने वाला है और मोस्ट लाइकली उसके अगले वाला दिन आर्यन की कंपटीशन होने की वजह से वो दिन भी शायद रेस्ट आ सकता है। इसीलिए अगले 2 दिन वर्कआउट करने को नहीं मिलेगा। फुल इंटेंसिटी हर एक सेट ऑल द वे फेलियर तक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजॉय करना है। हिट हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा यू नो दैट वो थोड़ा नर्वसनेस है पैकिंग वाला। मैं खत्म तो करके आ चुका हूँ बट सिम निकालना है क्या? हो गया? मैं निकाल के दे देता, खोला हुआ है। मैं इस बार सिम 2 लेके आया हूँ बिकॉज प्लान है कि मैं जापान में मल्टीपल फोन्स के साथ वीडियोस बनाऊंगा, तो सिम वापस चेंज करना पड़ेगा। तो मैं और आर्यन घर से करीब 11 बजे के आसपास निकले थे। अभी 1.5-2 घंटे के बाद हमने एक्सप्रेसवे पे पहला ब्रेक लिया है, जहाँ पर हम दोनों एक कॉफी उठाएंगे क्योंकि आर्यन की प्रेप चल रही है। वो सिर्फ ब्लैक कॉफी पी सकता है, पर मैं शायद दूध वाली कॉफी लूंगा, या अगर इसको कंपनी देनी होगी तो मैं भी दोनों ब्लैक कॉफी पियेंगे। हाँ, इसको बुरा लगेगा। चल ठीक है। और जर्नी सो फार बहुत बढ़िया जा रही है। हम एक्चुअली बहुत ही पहले निकल गए हैं। हमने बफर रखा था 3-4 घंटों का। अगर घाट में कुछ ट्रैफिक लग जाता है तो फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, पर ट्रैफिक बिल्कुल ना होने की वजह से पूरा रास्ता बहुत स्मूथ है और हम शायद एयरपोर्ट कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। यूजुअली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पहले 3 घंटा पहले पहुंचना एडवाइजेबल होता है क्योंकि चेक इन काउंटर्स तब खुलते हैं, पर हम शायद 5-5.5 घंटे पहले पहुंचेंगे, जो थोड़ा ज्यादा ही पहले है। तो मे बी वहाँ पे बाहर बैठ के काम वाम करना पड़ेगा। और वेदर की अगर बात की तो एकदम परफेक्ट है। सनी है पर ठंडा भी है, बीच में बारिश भी हो रही थी। ये पहुंच गया स्टारबक्स, यहाँ से कॉफी लेते हैं। ये तो अब एक्सप्रेसवे रिचुअल बन गया है। आर्यन, ये सब देख के कैसे लग रहा है? हंगर टेम्पटेशन आ रहा है? इतना नहीं एक्चुअली, 2 दिनों के बाद सब खाएंगे। तो ऑर्डर आने तक यहाँ पर वॉशरूम इस्तेमाल की। स्टारबक्स की अच्छी बात यह है कि इनके दुकान के अंदर ही एक वॉशरूम होती है। इस फूड मॉल में बाहर एक कॉमन पब्लिक वॉशरूम होती है, पर वो मुझे थोड़ी सी अनहाइजीनिक लगती है। तो यहाँ हमेशा कॉफी आने के पहले एक क्विक ब्रेक। ये मेरी ब्लैक कॉफी, ये आर्यन की ब्लैक कॉफी। प्रेप लाइफ, मैं प्रेप नहीं कर रहा पर इसको कंपनी दे रहा हूँ। इन स्पिरिट। हम गाड़ी के पास तो आ गया है पर ड्राइवर भैया शायद ब्रेक ले रहा है। यूजुअली यहाँ पर वो चाय कॉफी पीते हैं, कुछ खाते हैं। वो आने तक हम चेक करते हैं कि एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कितना टाइम बचा है। शायद 2 घंटे, अगर मुंबई में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। 1.5 घंटा। हाँ, 1 hour 30 minutes दिखा रहा है। नॉट बैड। मतलब हम 2:30 बजे पहुंचेंगे, तभी भी काफी जल्दी है। 7:30 बजे की फ्लाइट है। एग्जैक्ट बोला तो 7:50 आई थिंक, 7:50 की फ्लाइट है। और मैथ्स के अनुसार चेक इन काउंटर 4:30 बजे खुलेंगे। 2 घंटे है हमारे पास। आर्यन,
अब उसको फोन लगा प्लीज, बहुत पसीना आ रहा है और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। यहाँ गाड़ी के अंदर मैंने 3-4 मील्स कैरी किया है, उनमें से 3 आर्यन के लिए है और 1 मेरे लिए है। तो जैसे ही भैया गाड़ी अनलॉक करता है मैं आपको मील्स दिखाऊंगा। तो ये कंपटीशन के पहले आर्यन का दूसरा डिप्लीशन डे है, इसीलिए आज वो कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएगा। तो उसके जो भी मील्स है, स्क्रैम्बल्ड एग्स, कॉलीफ्लावर, वे प्रोटीन, ये सब उसका है। और एकदम बॉटम में एक आइसक्रीम के डब्बे में मेरा चिकन राइस है। तो वो मोस्टली एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मैं खाऊंगा। यस, तो स्वागत है आप सभी का मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और हम थोड़े से लकी थे क्योंकि कल मुंबई एयरपोर्ट मेंटेनेंस रीजंस की वजह से बंद था। इसीलिए कल 6 घंटे के दौरान जो भी फ्लाइट्स थे वो आज के दिन पे पोस्टपोन हुआ है। तो हमारी अगर फ्लाइट कल की होती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता, पर लकीली एवरीथिंग हैज प्लेड आउट जस्ट फाइन और हमारी फ्लाइट ऑन टाइम है। हमने स्टेटस चेक किया है, अब बस एक चीज चेक करनी है कि चेक इन करना इतने जल्दी अलाउड है कि नहीं। तो हम शायद गेट पे जाएंगे, फ्लाइट स्टेटस चेक करेंगे और उनको पूछेंगे कि चेक इन अभी कर सकते हैं कि नहीं। वरना इसी एयरपोर्ट पे वहाँ पर एक स्टारबक्स है जहाँ पर हम बैठ के थोड़ा सा काम करेंगे, पर पहले एग्जैक्टली वहाँ पे जाके पूछते हैं, देखते हैं वो अलाउ करेंगे कि नहीं। यहाँ पर गेट नंबर 2 जो है वहाँ पर ऑल निप्पॉन एयरवेज के गेट सबसे ज्यादा पास पड़ते हैं, इसीलिए हम एयरपोर्ट यहाँ से एंटर करेंगे। तो हम ये एस्केलेटर लेके एक फ्लोर नीचे आ गए हैं और आपको ये जो भी एरिया दिख रही है ये मुंबई एयरपोर्ट का अराइवल सेक्शन है। तो ऊपर डिपार्चर है, यहाँ नीचे अराइवल है और इसी फ्लोर पे राइट अगर लिया तो स्टारबक्स आता है। और यार चेक इन काउंटर थोड़े से लेट ही खुलेंगे, इसीलिए हम पहले स्टारबक्स में बैठ के दिन के काम खत्म करेंगे। भाई छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, स्टारबक्स पहले जहाँ पर था अब पूरा बंद हो गया, शायद रेनोवेट हो रहा है या शायद रीलोकेट हो गया है। ऑल्सो सेंसिटिव सिचुएशन होने की वजह से दिल्ली के बहुत सारे फ्लाइट्स डाइवर्ट होके मुंबई आ रहा है, इसीलिए हाई चांसेस है कि सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर जाके बहुत टाइम लग सकता है। तो सेफर है अगर हम एयरपोर्ट अभी एंटर करें, सब कुछ चेक इन वैक इन निपटा के बोर्डिंग पास कलेक्ट करें। तो गाइस हम लाइन में लग गया है और वहाँ जो बोर्ड है वहाँ पर मुझे दिख गई है पहली जगह NH 830 टोक्यो 740 चेक इन काउंटर A, वहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर्स। और राइट हम एयरपोर्ट के अंदर आ गया है। ये देखो ये हमारा चेक इन काउंटर है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पे स्टाफ भी अभी तक आया नहीं है, तो हम यहीं पे कई जगह ढूंढेंगे, बैठ के इंतजार करेंगे बस। ये देखो ANA डायमंड, ये बिजनेस क्लास और वहाँ पे इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी। सूटकेस रख के बैठना है क्या? देखो अभी टाइम लगेगा भाई, यहाँ पे अभी ब्रिटिश एयरवेज का चल रहा है, तो यहाँ पर बैठने के लिए कोई भी जगह फ्री नहीं है, इसीलिए हमने इन सब से पूछा, वो भी तैयारी कर रहे हैं। ANA के जो काउंटर्स है वो 5 मिनट में खुलने वाले हैं, तो हमने पहला नंबर यहाँ पे लगा दिया है। बैग चेक इन करने के बाद क्या फीलिंग आने वाली है? फ्रीइंग लगेगा बहुत, तब ट्रिप प्रॉपरली किक इन हो जाएगा। बैग चेक इन हो गई है, बोर्डिंग पासेस मिल गया है, अब धीरे धीरे हिट हो रहा है। अब जाके सिक्योरिटी चेक करता है। आमिर भाई बहुत अच्छा लगा मिलके। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा मिलके आपका वीडियो में। मैं और मेरे भाई दोनों भाई मिलके हम आपकी वीडियोस देखते हैं और बहुत बढ़िया। मेरा भाई तो आपको दिखा था मैं उसकी फोटो, उनको भी हेलो कहना मेरे बिल्कुल, साइड बिल्कुल। से। सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, सब कुछ कितने टाइम में खत्म हुआ आर्यन? हार्डली आधा घंटा डूड। 3:40 हम लोग 3:05 को हम लोग अंदर आए थे। शीश, आधे घंटे के अंदर सब इन एंड आउट। बहुत सुना था कि फ्लाइट्स दिल्ली में डाइवर्ट हो रहा है, सिक्योरिटी चेक के 2-3 लेयर्स होने वाले हैं। वो मोस्टली इवनिंग के टाइम के लिए रहेगा। हाँ, रात को जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स निकलते हैं तब बहुत होगा, पर पूरा एयरपोर्ट इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा। और इवन सिक्योरिटी चेक जब हमारे सामने था तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत टाइम पास कर रहे थे, वो चिल कर रहे थे क्योंकि कोई कस्टमर्स ही नहीं थे, कोई ट्रैवलर्स ही नहीं थे, इसीलिए हम फर्स्ट थे, हमारा नंबर सबसे पहले लगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये देखो एयरपोर्ट का फूड कोर्ट जो हमेशा इतना भरा हुआ रहता है, कितना खाली है देखो। यहाँ पर ये जो प्राइमरी मेन सीट्स है, यहाँ पर यूजुअली जगह नहीं मिलती। अभी हम किधर भी बैठ सकते हैं और एक अच्छे खासे व्यू के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। ये मील मैं घर से लेके आया था, ये चिकन राइस है एक बढ़िया व्यू के साथ, और आर्यन के 2 मील्स बचे हैं, कॉलीफ्लावर बचा है और अंडा भुर्जी बचा है। अभी कौन सा खाएगा? वही सोच रहा हूँ, तक मन नहीं बनाया। मे बी एग्स और मे बी बोथ। ऑल्सो इस बार इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उनको पासपोर्ट खुलते ही जापान के ऐसे 3-4 स्टैम्प्स दिख गए हैं, मल्टीपल एंट्री वीसा दिख गया है, इसीलिए आजकल वो एटलीस्ट जापान जाते वक्त कोई सवाल नहीं करते, बस देखते हैं कि बंदा बहुत बार जा चुका है, जापान से थोड़ा सा ऑब्सेस्ड है और वापस जाने वाला है। तुझे कुछ पूछा इमिग्रेशन पे? बस वीज़ा दिखाओ बोला, बट फिर मैंने उन्हें बताया मेरा स्टिकर वीज़ा है। मैंने एक्चुअली पासपोर्ट का वही पेज खोल के दिया था, बट नॉर्मली मुझे इमिग्रेशन पे बहुत सताता है। अबू धाबी में भी बहुत सताया था वो बंदे ने, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ आए हो, छोड़ रहा ही नहीं था। बट फिर हो गया, कोल्ड प्ले सक्सेसफुली एक्सपीरियंस। तो मुझे और आर्यन को ये बहुत अच्छी जगह मिली, जहाँ पर हम कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए, नहीं 2 घंटे हो गए। और अब टाइम क्या हुआ है?
टाइम टू वॉक 6:03 फ्लाइट के लिए 1 hour to go 6 बज गया। बोर्डिंग एग्जैक्टली 1 घंटे में चालू होगी। बोर्डिंग पास पे उन्होंने क्या गेट लिखा था आर्यन? 75 लिखा था। ऑलरेडी 2 घंटों में गेट चेंज हो गया है। ये देखो ANA अब दिखा रहा है 71। तो 70 के सारे गेट्स कहाँ पे है हम वो ढूंढेंगे और बस गेट पे जाके एक बार चेक करेंगे कि गेट के ऊपर डिस्प्ले हुई है कि नहीं। गाइज ऑन द वे आर्यन ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट हो गया है। हमने 5 कदम भी नहीं चले हैं और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिख गई है, PS5 दिख गया है, एप्पल का लोगो दिख गया है, खड़ा हो गया इसका। टैक्स फ्री होता है ना, देखो ड्यूटी फ्री है। गाइज एयरपोर्ट पे देखो कौन दिख गया, बायोजाइम परफॉर्मेंस वे दिख गया, मसल ब्लेज रिप्रेजेंट। यहाँ पे कोड्स आके 30 चला तो कितना मजा आएगा। तो हम एयरपोर्ट के एकदम एक्सट्रीम एंड पे आ गया और यहाँ पर गेट 71 से हमारी फ्लाइट उड़ेगी। वहाँ पर बोर्ड पे टोक्यो डिस्प्ले तो हुआ है, तो मोस्ट लाइकली अब गेट चेंज नहीं होगा। तो मेरा एक दोस्त है जो ANA में काम करता है, उसका नाम विनायक है और मैं जब भी पास में टोक्यो गया हूँ हर बार उसे मुंबई एयरपोर्ट पे मिला हूँ। इसीलिए आज पहुँचने के बाद मैंने उसको मैसेज डाला था। अब वो ANA में काम नहीं करता, पर उसने मुझे बोला कि ये फ्लाइट काफी क्राउडेड होने वाली है और पूरी फ्लाइट ऑलमोस्ट बुकड आउट है। ये बात मुझे जापान में मई में जाने के बारे में इतनी अच्छी नहीं लगती। मई में समर वेकेशन होते हैं, इसीलिए बहुत इंडियंस जापान जाते हैं। जब हम दोनों की फर्स्ट जापान ट्रिप थी, इंडिविजुअल सोलो ट्रिप, ये सितंबर में गया था, मैं भी सितंबर में गया था। वो इन माय ओपिनियन जापान जाने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि ठंडी भी ज्यादा नहीं रहती, धूप भी ज्यादा नहीं रहती एंड क्राउड इतना नहीं रहता। बोर्डिंग के लिए एग्जैक्टली आधा घंटा बचा है और अभी ANA की जो भी कैबिन क्रू टीम है वो आई है। अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है। तो मैंने घर से निकलने के पहले मोबाइल करके एक सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे जापान के लिए एक eSIM खरीदा था। तो मैंने और आर्यन ने हम दोनों के रिस्पेक्टिव डिवाइसेस पे ये इंस्टॉल कर दिया है। इससे हमें पहुंचने के जस्ट बाद 30 GB डेटा मिलेगा और ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होने की वजह से और डेट 10th में डालने की वजह से पहुंचते पहुंचते हमारे पास नेटवर्क होगा। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मैंने पास में 3 बार इस्तेमाल किया है। इसीलिए अगर आप में से कोई जापान जाना चाहता है, इसकी आपको मदद मिलेगी। जापान में बहुत सारे अंडरग्राउंड पाथवेज है, बहुत सारे मेट्रोज टनल्स के थ्रू जाते हैं, पूरे सिस्टम्स अंडरग्राउंड है। इसकी वजह से अच्छा नेटवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ पे गूगल मैप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। ऑल सेट नेटवर्क 5G नहीं होगा, बट एक वेरी सॉलिड 4G कनेक्शन होता है। देयर इट इज, देयर इट इज। फ्लाइट की पहली झलक दिख गई है। 20 मिनट बाकी है। ये देखो, ANA जापानीज फ्लैग, इंस्पिरेशन ऑफ जापान। घर से मसल ब्लेज के जो भी प्रोटीन बार्स कैरी किए थे वो वहाँ पर कहीं तो है। लेट्स होप सही सलामत पहुँचता है। टेक्नोलॉजी तो देखो, मैंने अभी अपना YouTube स्टूडियो खोला और मैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के इतना करीब हूँ कि ये फ्लाइट के अंदर होने वाला है। वो जो 99999 जब 000 बनता है, वो मोमेंट मुझे कैप्चर करना था और विटनेस करना था। पर ये भी इन अ वे एक बहुत स्पेशल चीज़ है, क्योंकि 2 मिलियन वाली मेमोरी मैं इस जापान ट्रिप से एसोसिएट करूंगा। जब मैं और आर्यन टोक्यो गए थे तब 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे हवे में, फ्लाइट में 40,000 फीट अल्टीट्यूड पे। ऐसे मैं याद रखूंगा। दिस इज इट। गो ब्रो। तो यूजुअली बोर्डिंग पास वहाँ पे चेक होने के बाद हम सीधा फ्लाइट बोर्ड करते हैं, पर इस बार सिक्योरिटी के 2 और चेक्स हुए। पहले हमें ये बैग डालना पड़ा और फिर फिजिकली हमारा यहाँ पे चेक हुआ। तो आई गेस ये वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। और राइट देन हमारी सीट है 29, मुझे विंडो सीट मिली है। ये है हमारी सीट 29B और 29A। क्विक सीट टूर, क्योंकि ये एक फुल सर्विस एयरलाइन है। एक कंबल मिलता है और यहाँ पर एक पिलो। लेग रूम की बात की, लकीली मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इतनी लेग रूम मेरे लिए काफ़ी है। पर आर्यन मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, काम चल जाएगा। इकोनॉमी क्लास के लिए काफ़ी डिसेंट है और एयरक्राफ्ट भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 3 है, वहाँ पे 3 है और ऑल द वे वहाँ पर भी 3 है। हमेशा की तरह यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट स्क्रीन, और क्योंकि मुझे इस बार विंडो सीट मिली है, मैंने और आर्यन ने डिसाइड किया अच्छा बैलेंस होने की वजह से आते वक्त जो फ्लाइट होगी उसमें आर्यन को विंडो सीट मिलेगी। पर इसमें टेक्निकली मुझे एडवांटेज है, क्योंकि जाते वक्त अगर प्लेन के लेफ्ट साइड वाली विंडो सीट ली तो यहाँ के विंडो से माउंट फूजी दिखता है लैंडिंग के वक्त, तो उसका फुटेज आर्यन मुझसे चुरा सकता है। ये देखो, ANA का जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है ना, उसमें पोकेमॉन दिखता है रैंडमली। ध्यान से देखो, इसीलिए उन्होंने पोकेमॉन डाला है ताकि लोग देखेंगे, वरना कोई दिखता नहीं है। लुकारियो हमारे फ्लाइट पे है गाइस। हाँ, पिकाचू शायद लास्ट टाइम नहीं था ना। काफ़ी लंबा भी है। मैंने इतने अटेंशन के साथ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस कभी नहीं सुने हैं। मज़ा आ रहा है। तो पिछले हफ्ते से मैं और आर्यन डिस्कस कर रहे थे कि हम टोक्यो जा रहे हैं
ये हमें कब हिट होगा। हम दोनों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं। फ्लाइट अगले 10 मिनट में टेक ऑफ हो रही है। आर्यन का आंसर क्या था? जब फ्लाइट निकलेगी that's when it'll hit। और जब टेक ऑफ होगी। तो आर्यन का वो आंसर था। मेरा आंसर था जब हम नारिता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और ट्रेन लेंगे तब मुझे हिट होगा। तो अब 10 मिनट में पता चलेगा बट इट्स हैपनिंग। टेक ऑफ आधे घंटे पहले हो गया। अब उन्होंने हमें ये दिया है वेट टिश्यूज। इसका एक मतलब है खाना जल्दी आने वाला है। पिछले 2 बार जब मैंने ANA से ट्रैवल किया तो मैंने टिकट बुक करते वक्त हमेशा एक प्री सिलेक्टेड मील सिलेक्ट किया था जो हमेशा एक इंडियन मील आता था। पर मेरे अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी थी कि अगर मील सिलेक्ट नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट जापानीज मेन्यू देते हैं। एंड आज एग्जैक्टली वही हुआ। एयर होस्टेस ने हमें 2 ऑप्शन दिए, एक नॉन वेज और एक वेज। नॉन वेज ऑप्शन में डीप फ्राइड चिकन और राइस था और वेज ऑप्शन में पास्ता था। तो हमने 2 नॉन वेज मंगाए हैं क्योंकि आर्यन का पीक वीक चल रहा है, बेचारा कुछ खा नहीं सकता। इसका मतलब मुझे 2 पोर्शंस खाने को मिलेगा। सॉरी आर्यन। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट। अगले वीडियो में हम टोक्यो में होंगे। स्टे ट्यून्ड।